जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे उनको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। आप कहिएगा कि सर क्यों नुकसान हो सकती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है और आपको यह बताया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक और पिछले वर्षों का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उन सभी के बारे में आप ज़रूर से अध्ययन कर लीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2019 में जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में आपको हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ये सारे प्रश्न आपको बताएंगे जिससे कि दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। देखिए, पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई है, सभी स्कूल कोचिंग बंद था, तो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन आपको लाया जा रहा है वो देखें। और हमारे इस चैनल पे इसलिए ही आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि पिछले वर्षों का है, पूछा गया है। तो आज हम लोग 2019 के जो क्वेश्चन है ना उसके बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशल 19 का। वैसे तो आपका सबका निचोड़ लेकर के आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो सभी वीडियो को एक एक करके देखना है। और आपको जो 5 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा है ना, तो परीक्षा देने से पहले 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, इस चैनल पे अपलोड है। आइए बात करते हैं 2019 में जो क्वेश्चन जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, खुद वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब बिहार बोर्ड जारी किया तो इसका मतलब समझिए कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहले बनाना सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको हम सब चीज पढ़ा दिए हैं बाबू। आइए देखिएगा आपको कितना मजा आएगा, है ना। आइए समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। आपको बहुत बार बताया है, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको पहले बता दूं, फटाफट बताइए आपको इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो अवतल दर्पण का। चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार बताए थे ना। बिल्कुल, देखो हम आपको सारी चीजें पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, है ना। जो बच्चे मेरे एक एक वीडियो को देखते हैं, देखे हैं, उनको दिक्कत होगा नहीं इस साल परीक्षा देने में, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, प्लीज। तो सारी वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया था कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आप सभी को पता है कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता है तो फटाफट बताते रहिए और वीडियो को छोड़ करके ना जाइएगा, है ना, नहीं तो काफी नुकसान हो सकती है। ये हम नहीं खुद बता रहे हैं, ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, वही आपका है मॉडल पेपर ये। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? आपको पता है तो फटाफट बताइए। आपको पता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है आपके बुक में, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 2.42 होता है ना। चलिए आपको बता ही दिए इसका क्या अभिप्राय होता है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये आपके बुक में, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, बढ़िया से समझते जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। अल्पतम दूरी कहे तो या न्यूनतम दूरी कहे तो बात वही है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया है बाबू, है ना। इसलिए कहते हैं बाबू हमारे एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा निचोड़ करने के बाद से हम क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, है ना। अधिकतर मेरा क्वेश्चन जो होता है वो खुद का टाइप किया हुआ रहता है, आप तो देखते ही हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा जो रंग है यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, है ना, पश्चात का मतलब होता है बाद में, सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है? वह कौन झुकता है? लाल। लाल जो होता है ना सबसे कम झुकता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। दिमाग में एकदम बैठाती जानी है। वैसे तो सारी क्वेश्चन का उत्तर हमने आपको पहले बता ही दिया है, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगी, और लगातार जितना भी वीडियो आपको मिल रहा है हमारे चैनल पे सभी एक एक करके देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगी आपकी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को, तो निकट दृष्टि दोष को आपको बताए थे कि अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जानी है। सब्जेक्टिव भी प्रश्न आपको बताने वाले हैं कि सब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया था, मॉडल पेपर में क्या जारी किया गया था 2019 में। अब देखिए, एक किताब तो बदला नहीं गया है ना, तो किताब नहीं बदला गया है और लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई है, तो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया है उससे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो ये मेरी बातों को ध्यान पूर्वक याद कर लीजिए जो भी आपको बता रहे हैं,
और अच्छे से आपके एग्जाम बीतेगा। हम भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं और अच्छा बीतेगा भी, क्योंकि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। अगला प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है ना, वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो हो जाएगा इसका, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक आप सभी जानते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है ना। क्या होता है जी? वाट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप याद करते जाइए और देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है वो कितना होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, तो देखिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो ये आपको एकदम दिमाग में बैठाते जाना है जितना प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और उबना नहीं है, आपको अगर शांति दिमाग से हम आपको बता रहे हैं तो आपको भी शांति दिमाग से सुनना है। याद नहीं है, कान में ईयरफोन लगाना है, शांत जगह बैठ जाना है और बढ़िया से देखते जाना है। और पता है तो आपको फटाफट से कमेंट करते रहना है, जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन जो कथन है वह सत्य नहीं है? ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये तीनों बात जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है ना। लेकिन जो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार जो होता है वो विद्युत नम्य तार होता है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? यह सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जितने भी प्रश्न हैं सब बता चुके हैं बाबू, आपको हम बता चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। याद कितनी है, आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पढ़ाया हुआ कहाँ तक सक्सेस हो रहा है आप ये देख पा रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा होता है ना, वो किसको संकेत करता है? किसको संकेत करता है? फटाफट बताइए। चालक पर आरोपित बल की दिशा को, विद्युत बल की दिशा को, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो निरूपित करता है यानी कि संकेत करता है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हम लोग सब्जेक्टिव भी जानेंगे इसी वीडियो में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? और देखिए आपके पास काफी कम समय है और आपको घबराना नहीं है, एकदम शांति दिमाग से काम लेना है। कुछ भी होने वाला नहीं है, बस आप पढ़ाई पे आप कंटिन्यू रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे से जितना हो पाता है आपके लिए हम जरूर कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वह क्या होती है? तो देखिए वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। यहां पे कह रहा है कि चुंबक के भीतर, ये बात याद करके रखिएगा कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण से उत्तर होती है, न कि चुंबक के बाहर कह रहा है, ये चुंबक के भीतर कह रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा इनमें से जो है वह कौन है? यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, या फिर इनमें से सभी है? क्या होगा? बिल्कुल, तो नाभिकीय ऊर्जा की जो इसमें से स्रोत है वह आपका यूरेनियम है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है? आपको बहुत बार हमने इसके बारे में बता दिया है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र जो होता है वह क्या होता है बाबू। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि कली चूना का CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है अगर नहीं याद है तो। वैसे तो आपको हम सारी चीजें बता दिए ना, इसलिए बोलते हैं कि बाबू जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो करके एक एक वीडियो को लगातार वो देखिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो होता मुक्त होता है? कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, या फिर ओजोन? तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन मुक्त होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। जो बच्चे बी नंबर दे रहे हैं या जिनको आता है वो बिल्कुल उनका सही उत्तर है। अगला देखिए,
अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। बात वही है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा के बारे में आपको हमने बहुत बार बताया है, बिल्कुल। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा कि NaHCO3 होता है ना। एकदम आपको दिमाग में बैठाते जाना है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि NaHCO3 को आप हिंदी में इसका नाम जो है, इसका रासायनिक नाम जो है क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे सकता है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। तो दोनों में से कोई देगा। वैसे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देना चाहिए। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन कह सकते हैं, कार्बोनेट कह सकते हैं, CO3 से, है ना। तो ये दे सकता है, तो आपको वहाँ पे टिक कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3 होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बहुत बार आपको पता है कि नीले को लाल कौन कर देता है। अनिल के बारे में आपको बताए थे, अनिल, है ना, यानी कि अम्ल जो है वह नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल कौन कर देता है, अनिल यानी कि अम्ल। तो अम्ल इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप इसका उत्तर, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच जो होता है वैल्यू कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का वैल्यू कितना होता है बाबू, आपको बहुत बार बताया है कि 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो होता है चमकीला होता है। यहाँ पे चमकीला पूछा जा रहा है। तो चमकीला की बात करते हैं तो यहाँ पे आयोडीन होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया आपका ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर वही पूछता कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब यहाँ पे ब्रोमीन होता। लेकिन यहाँ पे तो चमकीला पूछा जा रहा है ना, तो इसी चीज को आपको ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे यही गलती कर देते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा गलती न कीजिएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए आराम आराम से पढ़िएगा प्लीज़, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया जाता है, चेक किया जाता है कि आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है। तो आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ करके और शांति से जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील होता है। अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वह कौन सा धातु होता है, बिल्कुल, तो वह सोडियम होता है ना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो इसमें आपको दिया गया ऑप्शन 4, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, यानी कि Na। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑक्सीजन के, हाँ, तो ऑक्सीजन की जो कक्षा में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है ना। कितनी होती है, 6 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। कौन सा है ब्यूटेनॉन, फटाफट बताइए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल। तो इसका बिल्कुल जो सही है उत्तर आपको होनी चाहिए, आपका ऑप्शन होना चाहिए बी नंबर की एल्डिहाइड। क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड की ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक जो समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है हम सभी का कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो होते हैं वो त्रिआबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। कितने आबंध बनते हैं नाइट्रोजन के, हाँ, त्रिआबंध बनते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फटाफट बताते रहिए जिनको भी आता है प्रश्न का उत्तर तो। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। तो एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ से पूछा क्या गया है एल्कीन, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे जो आपका दिया गया बी नंबर वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है, आवर्तों की जो वैल्यू होती है वह 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ये सारी चीज़ें आपको हमने पहले ही बता दिया है।
तो अब तो आपको हेल्प मिल रही है ना, अब आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही होगी, क्योंकि जब आपको हम क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करा रहे हैं तो आपको पता चला कि हाँ सर ने सबसे पहले ही बता दिया है। हाँ, तो इसीलिए कहते थे कि जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं तो सब वीडियो देखिए, है ना, आप इधर उधर भटकिए मत। तो अभी भी मौका है आपके पास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और लगातार वीडियो को देखिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि इसी तरह आपके लिए जो है हम काम करते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, मतलब कि कौन सा क्या परिवर्तन होता है, परमाणु का साइज बढ़ जाता है या परमाणु का साइज घट जाता है या फिर परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए इसके परमाणु की साइज में क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इम्लस्कृत वसा का पाचन करता है। इम्लस्कृत वसा का जो पाचन करता है वह कौन ऐसा ये है एंजाइम है, तो वह लाइपेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा कि लाइपेज, है ना, एकदम दिमाग में बैठाते जाना है जिनको याद नहीं है कि लाइपेज हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वह क्या होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब जो होता है वह कितना होता है, तो 120 mm होता है। कितना होता है, 120 mm होता है। तो ये आएगा तो आपको फटाफट से टिक कर देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजता है। अब देखिए ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन होता है, तो बना भोजन जो होता है वह फ्लोएम के द्वारा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और जाइलम के द्वारा क्या होता है कि नीचे से जो जल और खनिज लवण होता है वो तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, तो वह जाइलम का कार्य होता है जो जल को या खनिज को लेकर के जाए और जो भोजन को पका देता है, बना देता है, मतलब कि जो बन जाता है उसको जब भागों में पहुंचाता है पेड़ पौधे के, तो आपको क्या होता है वो फ्लोएम का कार्य होता है। अगला देखिए, अगला है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। कलम द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है, कायिक परिवर्धन के बारे में आप जानते हैं बिल्कुल, कौन होता है वह, तो ये देखिए वो गुलाब होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे आपको तो इनमें से सभी दिया गया, तो कहेंगे सर इनमें से सभी हो जाएगा, नहीं होगा बाबू। अब ऐसा गलती मत कीजिएगा कि अगर इनमें से सभी अगर दे देता है, तो आप लोग अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि अगर इनमें से सभी कहीं भी दिया तो समझ जाओ वही उत्तर होगा, ऐसा होने वाला नहीं होता है। हाँ, मतलब कि रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लेकिन आपको अगर याद है तो ध्यानपूर्वक टिक करनी है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा, केवल गुलाब। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है ना, किस रोगजनक के कारण होता है कालाजार बीमारी, तो लेशमानिया के कारण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा लेशमानिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन जो है द्विलिंगी पुष्प है ना, द्विलिंगी पुष्प इसमें से कौन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो कौन है, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प जो है वह कौन है। तो द्विलिंगी पुष्प की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पपीता होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है, जो मानव में ग्रहणग्राही जो स्थित होता है वह किस में स्थित होता है, आपको ये बताना है, आंखों में, कानों में, नाकों में, या फिर किस में होता है, तो नाकों में होता है ग्रहणग्राही, है ना, ग्रहणग्राही नाक में स्थित होता है। और स्वरग्राही अगर कहता है तो उसको सुनना यानी कि कान में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि ग्रहणग्राही कह रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, हमारे शरीर की जो सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वह नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अनुमस्तिष्क से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो जंतु होते हैं ना उनमें वृद्धि हार्मोन जो होता है वह किससे स्रावित होता है, तो क्या हो जाएगा फटाफट इसका उत्तर, बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा कि जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का सिद्धांत, तो आनुवंशिकता के सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने कौन प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने किया था ना, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सोच क्या रहा है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगा।
है ना, लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं। तो स्त्रियों में क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, और पुरुष में एक्स और वाई होते हैं। तो यहाँ पे स्त्रियों में पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है एक्स एक्स। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह जैव निम्नीकरण कचरा है। जैव निम्नीकरण कचरा जो है इसमें से कौन है, आपको ये बताना है, फटाफट से बताना है। प्लास्टिक, थर्मोकॉल, पॉलीथीन या फिर टिश्यू पेपर। तो जैव निम्नीकरण जो है इसमें से टिश्यू पेपर है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू पेपर है, कौन है बाबू, टिश्यू पेपर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। और यह क्वेश्चन जो आपको सेंटर परीक्षा में भी पूछा गया था, तो ये समझिए काफी इंपोर्टेंट है और आपको बता भी दिए हैं क्या होगा। तो देखिए वो बिहार होता है। आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो अब बिहार की ही है, आपकी ऑप्शन हो जाएगी क्या, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ज्योति कौन होती है, कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः उपयोग या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो होगा यहाँ पे जो होगा आपको उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव प्रश्न की, क्योंकि 2019 तक मात्र 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था जो आपने देखा। अब आइए बात करते हैं कि जो मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न वो क्या क्या था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की, है ना, यानी कि भौतिक शास्त्र का। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, आपको याद कर ही लेना है कैसे भी करके, कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लेके। तो आपको पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, और आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, यानी कि उसका जो साइज होगा और स्थान होगा वह क्या होगा। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या आप इसे आसानी से लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, या हम अपने टेलीग्राम में इसे पोस्ट कर देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो ये जो है ना आपको हम अपने ऐप में अपलोड कर दिए हैं। तो मेरा ऐप अभी तक आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके मंटू सर सर्च कीजिएगा, मंटू सर, या फिर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, है ना, जो चैनल का नाम है सर्च कीजिए, अपलोड है, जा करके देख लीजिएगा, है ना। ये अपलोड है 2019 वाला जो मॉडल पेपर है उस वहाँ पे हम आपको अपलोड कर दिए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर के समझाइए। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में आप पढ़े हैं, हाँ, तो इसे लिख दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको हम अपने ऐप में अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे है, उपलब्ध है, मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा, आपको ऐप हमारा मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लिखिए। विद्युत विभव क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को परिकृत कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आप बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, इसका क्या कारण होता है ना। अगला है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए। अगला है कि निम्न परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करके बताइए। और अगला है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और इसमें ब्रूस का जो कार्य होता है वह क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। ये क्वेश्चन जो होता है वह 6 नंबर का पूछा जाता है फिजिक्स में। यह आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रिज्म क्या है, और ये भी क्वेश्चन आपको आएगा इसमें, तो 6 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें आपको ये भी बताना होता है कि कांच के प्रिज्म के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख आप क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। और इसमें और पूछा जाएगा कि प्रकाश श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के वर्णों का क्या कीजिए, आप क्रम में उसे लिख दीजिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वह इंपॉर्टेंट होता है। अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए।
यानी कि जो अम्ल है और क्षारक है उसके बीच जो अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में आपको एक समीकरण लिखना होता है, तो फटाफट से लिख दीजिएगा। अगला देखिए है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, आप क्या समझते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से, इसका एक उदाहरण दे दीजिए। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो आप जानते हैं कितना ईजी है क्वेश्चन। अगला देखिए, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। अगला है कि पीएच स्केल क्या है, एक उदासीन पीएच का जो मान होता है वह कितना होता है। अगला है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए। उसके बाद से काफी इजी क्वेश्चन कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। फिर से अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना होती है उसे आप दर्शाइए, लिखिए, बताइए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि P15 और AR18 का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसे आप बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जरूर निकालना जानते होंगे तो आप बना लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो इसमें पूछा जाता है कि धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों का उल्लेख कीजिए। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुणों की प्रकृति को सुझाव कीजिए, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोलॉजी में होता है रंध्र का नामांकित चित्र खींचिए, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, और क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की जो भूमिका होती है वह क्या होती है, डीएनए की प्रकृति बनना जनक के लिए क्यों आवश्यक होता है, और मानव में बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वह कैसे होता है, और क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अगला है इसमें कि परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है, संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपने देखा इतना क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वृक्राणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और अगला है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में भी आप लिख दीजिए। तो ये आपने देखा बहुत सारा क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव हमने बताया, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया था। ऑब्जेक्टिव आपने देखा कि हमने जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया भी सारे क्वेश्चन पहले बता चुके थे हम, है ना। सब चीज आपको पढ़ाए लिखाए हुए हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन अगर बाकी लगा हुआ था तो आपने इस वीडियो में जान लिया। इसी तरह से अगर आप लगातार वीडियो सारी देख लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जितना वीडियो नहीं देखे सभी वीडियो एक एक करके जरूर देखिए।